इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है कि जो हमने पिछले वीडियो में बात की कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आखिर होता कहाँ पे है, कैसे होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, कौन कौन सी प्रोसेसेस आती है उसमें, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता कैसे। तो अब के इस वीडियो में हम बात क्या करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने एक छोटा सा टॉपिक रखा था जो मैंने कहा था कि मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा। अब उसी टॉपिक के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया था कि वो है कैसे, लेकिन अब बात ये बताने की है वो हो कैसे रहा है। हमने बात की थी कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 और 4 और कॉम्प्लेक्स 5 जो कि था एटीपी सिंथेस, राइट। तो अभी देखिए कॉम्प्लेक्स 1 जो है उसमें कौन कौन थे। कॉम्प्लेक्स 1 में थे, सबसे पहले चालू किससे हो रहा है, NADH। NADH किसको दे रहा था, FMN। FMN किसको दे रहा था, FES। FES किसको दे रहा था, कोएंजाइम क्यू को, राइट। यही पूरी एक चेन थी कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो अब हमने बात की थी कि रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स पेयर, रिडॉक्स पोटेंशियल, ये सब क्या है। तो वो हमने ऐसे तो की नहीं होगी कि बस ऐसे ही मन किया बात कर ली, उसका कुछ काम होगा बेसिकली, राइट। तो उसका काम यहाँ पे ये है कि NADH है वो रिड्यूस फॉर्म में है, तो वो ऑक्सीडाइज होगा NAD में, राइट। अब हमने बात की थी एक का रिडक्शन दूसरे का ऑक्सीडेशन, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, राइट। तो इसका अगर हमने क्या कहा कि ऑक्सीडेशन हुआ है तो सामने वाले किसी चीज का जिसको ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीडेशन हुआ मतलब क्या, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, एक प्रोटॉन लॉस किया, तो ये किसी को मिलना चाहिए। किसको मिलेगा, देखिए किसको दे रहा है ये। NADH जो है वो FMN को दे रहा है, राइट। तो जो FMN था उसके ऑक्सीडाइज फॉर्म में, वो इस रिएक्शन से बन जाएगा रिड्यूस फॉर्म में FMNH2। अब पता चला कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऐसे ही थोड़ी कहते हैं, हमने बात इतनी की थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये तो हमें पता चल गया था पिछले वीडियो में अगर आपने देखा हो तो, क्योंकि सबने बस शुरू करके छोड़ ही दिया वीडियो को, तो मुझे नहीं लगता किसी ने पूरा देखा भी होगा, लेकिन कोई ना, मेरा तो काम है, मैं करूंगा। हाँ, तो अब FMN का रिडक्शन हो गया। रिडक्शन यानी क्या बात की थी हमने कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो, तो उसने NADH से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और खुद रिड्यूस हो गया और NADH खुद ऑक्सीडाइज हो गया। तो अब हमें अगली साइकिल में भी FMN की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि ये बस यूज एंड थ्रो है। हमें जब अगली बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रन करवाना होगा तो हमें FMN की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि NADH फिर से FMN को देगा। तो NADH तो फिर से आएगा, वो कहां से आ रहा है, मैट्रिक्स से आ रहा है, लेकिन FMN मैट्रिक्स से नहीं आ रहा है। FMN वहां पे स्टेबल है अपने वो इनर मेम्ब्रेन में, इसलिए NADH फिर से देखो फॉर्म नहीं हो रहा है, NAD से NADH फिर से फॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन FMNH2 से FMN फिर से फॉर्म होना चाहिए, वरना अगली बार इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वो इतावला होगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन होगा अगर वो फिर से FMN फॉर्म में नहीं आया। और इससे एक दूसरी चीज भी होती है कि वो आगे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, तभी तो कोई दूसरा आगे वाला इलेक्ट्रॉन लेगा। आप इसे एक बार शांति से बैठ के ऐसे स्लो मोशन में प्ले कर लीजिए वीडियो को 1.5 की जगह, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इतना इजी टॉपिक है। FMNH2 वापस FMN बना रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिर से ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, राइट। अब FMN दे किसको रहा था, FES को। FES जो यहाँ पे है, यहाँ पे होगा तो बेसिकली वो किस फॉर्म में होगा, अगर इसे इलेक्ट्रॉन लेना है तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, ऑक्सीडाइज फॉर्म में, तभी तो रिड्यूस में जाएगा। तो ऐसे गया, FES ने खुद को रिड्यूस कर लिया, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ ना। अब FES को इलेक्ट्रॉन मिल गया, FES को किसको देना है, रिक्शा वाले को। रिक्शा वाला कौन है, कोएंजाइम क्यू है ना। और FES को वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में भी आना है, ऑक्सीडाइज वाले, ताकि अगली साइकिल में वो फिर से इलेक्ट्रॉन ले सके। तो इसके लिए एक तीर से दो निशाने के जैसा हुआ ना, इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी दिया और खुद
अपने ओरिजिनल ओजी फॉर्म में भी आ गया ताकि अगली साइकिल में वो पार्ट ले सके। तो यहाँ पे जो कोएंजाइम क्यू था वो क्या हो जाएगा, अगर एफईएस ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कोएंजाइम क्यू क्या था, पहले ऑक्सीडाइज फॉर्म में था, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सारा खेल बस ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ही है, और ये बन गया क्यूइनॉल। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस हुई, ये हुई एफईएस जो गया वो थी ऑक्सीडेशन, और ये थी रिडक्शन। अब रिक्शा वाले को उसके पैसेंजर यानी कि वो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। अब रिक्शा वाला हिल डुल सकता है, वो एफएमएन एफईएस उनकी तरह नहीं है कि एक जगह पे स्टेशनरी है, वो हिल डुल सकता है। वो लेके जाएगा किसके पास, कॉम्प्लेक्स 2 के पास। 1 के बाद 2 आएगा ना, एक खींच के दूंगा, कॉम्प्लेक्स 1 के बाद 3 आता है। ठीक है, इसलिए पहला वीडियो देखना चाहिए। शुरू करके 5 मिनट में छोड़ देते हो वीडियो को, कोई ना। तो कॉम्प्लेक्स 1 लेके जा रहा है कॉम्प्लेक्स 3 के पास। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2 से भी कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 4 से कॉम्प्लेक्स 5, जहां से एटीपी बनेगी। अब ये आप समझ गए। ठीक है, ऐसा बनाने में कोई भी दिक्कत, चलो एक एग्जांपल दे देता है कॉम्प्लेक्स 3 का भी, वरना फिर कहोगे कहा नहीं कहां से बना ले, इतना पूरा तो देखा नहीं होगा वीडियो। तो देखिए कॉम्प्लेक्स 3 में क्या हो रहा था, कोएंजाइम क्यू जो था, जो QH2 बन गया है अब, वो लेके आ रहा है साइटोक्रोम बी के पास। साइटोक्रोम बी दे रहा है एफईएस। एफईएस किसको दे रहा है, एफईएस दे रहा है साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी किसको दे रहा है, हाँ सॉरी C1, साइटोक्रोम C1 किसको दे रहा है, साइटोक्रोम सी। ठीक है, यही पूरी साइकिल है। अब यहाँ पे इसको अगर ऐसे प्रेजेंटेशन में बना के देना हो तो अच्छा लगेगा ना थोड़ा देखने में, कहाँ आपने ऐसे लाइन में ये लिखी और कहाँ पे ऐसे प्रेजेंट कर रहे हो मस्त तरीके से, जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन सारी कंसेप्ट दिखा रहे हो। ये कंसेप्ट नहीं दिखाता, ये बस आपकी सोच दिखाता है जो है बिल्कुल सीधी सादी। लेकिन उसी सोच को थोड़ा तोड़ मरोड़ के आप अगर एक क्रिएटिव फॉर्म में ला सको तो उसे हम कंसेप्ट कहेंगे, और यही है वो कंसेप्ट इस फॉर्म में। ऐसे फॉर्म में अगर आप लिख सको तो मार्क्स तो चलो सेकेंडरी है, लेकिन सामने वाले को देखने में तो मजा आएगा एटलीस्ट। कभी भी पेपर लिखो तो ये सोच के मत लिखो कि इसका मार्क्स कितना मिलेगा, ये कितना मार्क्स देंगे। ऐसा पेपर लिखो कि सामने वाले को पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि ना आज कुछ नया देखा है, तो मार्क्स तो मिलेंगे ही। और रणछोड़ दास ने नहीं कहा था एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस खुद पीछे आएगी। देखा करो मूवी भी 5 मिनट में शुरू करके बंद कर देते हो क्या। तो इसको ही ऐसे फॉर्म में लिखना है। अब इसमें ऑक्सीडेशन रिड्यूस फॉर्म वो सब याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पता है कि NADH से शुरू हो रहा है, तो NADH ऑक्सीडाइज, दूसरा रिड्यूस, दूसरा फिर से ऑक्सीडाइज, तीसरा रिड्यूस, तीसरा फिर से ऑक्सीडाइज, चौथा रिड्यूस। हमेशा आगे वाले को रिड्यूस करना है, पहले वाले को फिर से रिड्यूस करके ऑक्सीडाइज करना है। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, एक बार 2 बार ऐसे खुद से लिखोगे तो हो जाएगा। तो इसको भी अगर ऐसे फॉर्म में लिखे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा था, कोएंजाइम क्यू आ रहा था, राइट, जो QH2 बन गया क्यूइनॉल। अब ये जो क्यूइनॉल है वही आगे जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन बिना वाली रिक्शा को पैसेंजर बिना की रिक्शा क्यों चलेगी, पैसेंजर के लेके ही उसके डेस्टिनेशन के पास ले जाएगी। तो QH2 बन जाएगा फिर से कोएंजाइम क्यू, और इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, साइटोक्रोम बी को, जो पहले क्या था ऑक्सीडाइज था। अब क्या हो जाएगा, रिड्यूस। जो मैंने कहा कि हमेशा आगे वाला का रिडक्शन, पहले वाला का ऑक्सीडेशन। ये QH2 था, वो कौन सा फॉर्म था, रेडियस फॉर्म था। कोएंजाइम की हो गया, वो कौन सा है, ऑक्सीडाइज ना। ऐसे ही ये साइकिल, ऐसे ऐसे फिर से ऐसे फिर से ऐसे फिर से ऐसे, और लास्ट में फिर से ऐसे। और लास्ट वाला जो साइटोक्रोम सी है वो लास्ट में किस फॉर्म में आना चाहिए, रेडियस फॉर्म में ना, क्योंकि साइटोक्रोम सी भी तो एक रिक्शा ही है। तो उस रिक्शा को भी पैसेंजर चाहिए ताकि वो कॉम्प्लेक्स 4 के पास लेके जा सके। तो रेडियस फॉर्म में आएगा तो इलेक्ट्रॉन उसमें आगे होंगे, ऐसा हम बोलेंगे। तो बेसिकली यही चीज आपको करनी है हर कॉम्प्लेक्स के साथ।
जैसे ही आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कुछ भी मिले तो लिखने का बोले या एक्सप्लेन करने को बोले तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स वो कहाँ पे है, क्या करता है, क्या फंक्शन है, किससे होता है, किससे शुरू होता है, कौन सा किसको देता है, कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, कैसे अरेंजमेंट होती है, बाद में ये सारी चीजें। ये है मेन मिर्च मसाला। पहले वाला क्या है, पहले तो आप सब सब्जी ला रहे हो, रोटी ला रहे हो, रोटी नहीं, रोटी बनाने के लिए कुछ ला रहे हो। बाद में उन सबको अगर आप ऐसे ठीक से बनाओगे, मिर्च मसाला डालोगे, ठीक से परोसोगे तो मजा आएगा ना कुछ। तो इस लेक्चर के लिए चलो ना एक और टॉपिक कर ही लेते हैं। एक और टॉपिक, हाँ ठीक है, वो भी इंटरेस्टिंग है, चिंता मत लीजिए, रटने वाला कुछ नहीं है इसमें। अब बेसिकली हम देखने जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है, ज्वाइन कर लेते हैं। हो गया ऐसा। अब देखिए, ये 1 है, 3 है, 2 है, 4 है। अब एटीपी बन कैसे रही है, मेन चीज मैंने आपको ये समझाया था कि वाटर डैम का वो रोटेशन और वो सब, लेकिन हम थोड़ी सी डिटेल ऐड करते हैं, थोड़ी सी डिटेलिंग। वो होगी क्या कि जब ये वाली प्रोसेस हो रही है कॉम्प्लेक्स 1 में, जिसमें एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस, एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस, उससे ऑल ओवर 12 कैलोरी जितनी एनर्जी बन रही है, 12 कैलोरी, ठीक है। ये 12 कैलोरी 4 हाइड्रो प्रोटॉन आयंस का पंप करवाती है मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। माइटोकॉन्ड्रिया देखा था ना, याद तो होगा नहीं, याद भी कैसे हो, वीडियो देखो तो याद रहे। ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स से वो 4 हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन, हाइड्रोजन बोल जाता, प्रोटॉन्स, 4 प्रोटॉन्स का पंप करवाता है, 12 कैलोरी जितनी एनर्जी लगती है उसमें। और ये लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, ऐसा मत कहना कि कल को 10 कैलोरीज बनी तो 4 की जगह वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके तुम आंसर निकालो, ऐसा नहीं होगा उसमें। 12 कैलोरी में 4 होते हैं, 10 कैलोरी में सिर्फ 2 ही हो गए। अब वो मत पूछना क्यों, क्योंकि वो फिर साइंटिस्ट भी नहीं बनना है, कंसेप्ट रखना है, लेकिन हमेशा पता होना चाहिए कि कौन सी चीज अति हो जा रही है और कौन सी कम हो जा रही है। कोई भी चीज कम या कोई भी चीज अति की मात्रा नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से वो मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में 4 हाइड्रोजन का पंप करवाएगा, हाँ प्रोटॉन का पंप करवाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 1 ने ऐसा करवाया, 4 प्रोटॉन्स। कॉम्प्लेक्स 3 ने भी 4 प्रोटॉन्स, क्योंकि उसमें भी 12 कैलोरी जितनी एनर्जी बन रही थी। लेकिन कॉम्प्लेक्स 4 में बस 10 कैलोरी जितनी एनर्जी बनी। कितनी? 10 कैलोरीज। तो उसमें कितने हाइड्रोजन पंप हुए, प्रोटॉन पंप हुए? बस 2। और कॉम्प्लेक्स 2 में उतनी एनर्जी सफिशिएंट बनी ही नहीं। सोचिए ना, 12 से बस 10 हो गए तो भी 2 प्रोटॉन कम हो गए। अब 10 से भी कम हो गए तो प्रोटॉन पंप हो गए ही कैसे? तो कॉम्प्लेक्स 2 में इतनी कम सफिशिएंट एनर्जी बनी कि कोई भी प्रोटॉन पंप नहीं हुआ। तब जरा इन प्रोटॉन को गिनिए, कितने हुए? 10 प्रोटॉन्स हुए टोटल। अब ये जो 10 प्रोटॉन्स पंप हुए हैं, ये इनर मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन, ये मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो 10 प्रोटॉन अक्यूमुलेट हुए हैं, वैसे ही बनते बनते एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाएगा। अब ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा वो जब तक पैसिवली अपने आप को वापस मैट्रिक्स में ना डाल पाए, पैसिव यानी क्या कि टुवर्ड्स द करंट, ठीक है। जैसे कि यहाँ 5 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ 2 है, तो ये 5 में से ही थोड़े बहुत यहाँ जाना चाहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 2 यहाँ 5 में आ जाएगी। पानी, जैसे कि 2 ग्लास लीजिए, उनको एक ट्यूब से जोड़ दीजिए, यहाँ पे इतना पानी रखिए, यहाँ पे इतना पानी रखिए, किस में से किस में पानी जाएगा?
जाहिर है इस गिलास में से इस गिलास में, इसमें से यहाँ उड़ के तो ऐसे जाएगा नहीं। जरा सा लॉजिक है, अगर कॉमन सेंस, बिकॉज कॉमन सेंस इज येट नॉट सो कॉमन एवरीवेयर। तो इतना तो याद रख ही सकते हो ना, थोड़ी तो इज्जत रख लो यार। तो 10 प्रोटॉन यहाँ पे एकुमुलेट हो रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की साइकिल में। तो जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा यहाँ पे 10 प्रोटॉन का, तो क्या होगा, ये जाने के लिए रास्ता खोजेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा मैट्रिक्स के कंपैरिजन में। तो होगा क्या कि ये कहीं ना कहीं से एक रास्ता ढूंढेंगे जाने के लिए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेम्ब्रेन के किसी भी जगह से चले जाए, उन्हें पर्टिकुलर ओपनिंग चाहिए ताकि वहां से वो फिसल के निकल सके। तो ओपनिंग उन्हें प्रोवाइड करेगा कॉम्प्लेक्स 5 एटीपी सिंथेस, उसका एफ नॉट प्रोटीन। वो इन्हें यहाँ से ऐसे जाने देगा पासिवली। और ये पैसिवली क्यों जा रहा है उसका भी एक रीजन है। अगर वो एक्टिवली जाए उसमें भी एनर्जी खर्च होगा, उसमें भी एनर्जी खर्च होगी ना, एक्टिवली जाएगा तो उसमें भी एनर्जी खर्च हो रही है, जाके वो एनर्जी बना रहे हैं। अब हमें नेट जीरो थोड़ी प्रॉफिट चाहिए, हम कंपनी चला रहे हैं तो हमें प्रॉफिट चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ समाज सेवा कर रहे हैं कि चलो जितने प्रोटॉन आए उतने ही एनर्जी बनाई, उतनी एनर्जी उन प्रोटॉन को पंप करने में लगा दी। ऐसा नहीं होगा। तो एफ नॉट प्रोटीन उन्हें अलाउ करेगा कि तुम पासिवली जाओ खुद ब खुद अपने प्रेशर ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो भी आप कहे उसकी मदद से। तो जब ये जा रहे होगे यहाँ पे एक प्रोटीन लगा होगा जो कि है कॉम्प्लेक्स 5 का ही पार्ट, जिसे हम कहेंगे F1 प्रोटीन। तो जाते जाते इसकी कंफर्मेशन चेंज करेंगे और उसकी वजह से एटीपी जनरेट होगी। ऐसे बनती है एटीपी। अब मैंने एक और चीज बताई थी कि जो NADH है वो 2.5 एटीपीज देता है, और जो FADH2 है वो 1.5 एटीपीज देते हैं। क्या बात में रटने की जरूरत है कि 2.5 1.5 2.5 1.5 NADH 2.5 FADH 1.5 ऐसे नहीं। चलो समझाता हूँ। देखो यहाँ शुरुआत में कौन था, NADH कॉम्प्लेक्स 1 में। हाँ तू कहाँ से लग गया, NADH था कॉम्प्लेक्स 1 में शुरुआत में, और FADH2 था कॉम्प्लेक्स 2 के शुरुआत में। अब देखिए, अगर साइकिल शुरू हुई FADH2 से, ठीक है, तो कितनी एटीपीज आ रही है, एक FADH2, NADH नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स 1 इनिबिट हो गया। इनिबिट तो नहीं, लेकिन वो काम ही नहीं करा। FADH2 से ही डायरेक्ट शुरू हुआ, क्योंकि हमारे पास एक ही FADH2 है, तो एक साइकिल होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की। तो FADH2 ने कॉम्प्लेक्स 2 में इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसपोर्ट करवाया, कॉम्प्लेक्स 2 ने कोएंजाइम Q से होते हुए कॉम्प्लेक्स 3 के पास, कॉम्प्लेक्स 3 ने साइटोक्रोम C से होते हुए कॉम्प्लेक्स 4 के पास। तो इतने में कितने प्रोटॉन का वो जो ग्रेडियंट है वो बना, 4 और 2 6, टोटल 10 बन रहे थे अगर NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स भी शुरू होता तो, लेकिन वो नहीं है, तो सिर्फ 10 माइनस 4 6। तो FADH2 ने इन शॉर्ट 6 प्रोटॉन्स का ट्रांसफर करवाया, किसी कहां से कहां, मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। तो अब ये बात याद रखने की जरूरत है कि 4 हाइड्रोजन पंप हो गए, 4 प्रोटॉन पंप हो गए, तो एक एटीपी बनेगी, ठीक है। 4 प्रोटॉन यानी कि एक एटीपी, ये कहाँ से पंप हो गए, मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस नहीं, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाए, वहां से जब वो एफ नॉट प्रोटीन से होके कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू आ रहे हो, तब अगर यहाँ से 4 प्रोटॉन आए, 4, तो एक एटीपी बनी। तो देखिए FADH2 कितने ट्रांसफर करवा रहा है, 6, यानी कि 4 प्लस 2 यानी कि 6, 4 प्लस 2 6, तो 4 पे 1 मिली, तो 2 पे 0.5, तो ये कितनी हुई 1.5 एटीपीस, राइट। और NADH को देखिए, FADH2 तो वैसे भी नहीं करवा रहा था, FADH2 हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, मतलब अगर NADH हो तो बाकी है, NADH ना हो तो FADH इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर करवा ही रहा है, इसलिए उसका जरूरी तो है। लेकिन अगर NADH है
और FADH2 नहीं है, तो FADH2 वैसे भी कुछ कॉम्प्लेक्स 2 में एनर्जी जनरेट नहीं हो रही कि जिसकी वजह से प्रोटॉन का ट्रांसफर हो इंट्रामेम्ब्रेनस स्पेस में। तो जो NADH2 है वो 4, 4 और 2 का ट्रांसफर करवाता है, यानी कि 10। तो वही मैथमेटिक्स यूज करते हुए 10 प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो 4 + 4 + 2 यानी कि 10। तो ये देगा एक, ये देगा एक, ये देगी 0.5, तो कितने हुए 2.5। तो इसलिए वो 2.5 ATP जनरेट करवाता है, और जो FADH2 है वो 1.5 ATP जनरेट करवाता है। तो मेरे ख्याल से इतना काफी होगा आज के इस लेक्चर के लिए। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे इनहिबिटर्स और वो सब। उसमें इतना मजा नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी उसके नाम बहुत कंफ्यूजिंग है और ऊपर से याद भी नहीं रहेंगे। बस एक साइनाइड वगैरह याद हो तो हो कि कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करता है या ऐसा कुछ है, तो बस वही। बाकी ऐसा कुछ खास याद नहीं रहेगा। और हाँ, बाकी सारे कॉम्प्लेक्स के ऐसे फॉर्म्स बनाने की प्रैक्टिस करना अब आपका काम है। सीखना मैंने दिया है, काम आपको करना है, ठीक है? आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी 5 मिनट में का वीडियो बंद कर ही देते हैं। अरे अंधेरे में तीन नहीं मारा, दिखाते हैं मुझको स्टूडियो में। और अगले में जैसे कि हमने बात की इनहिबिटर्स और बाकी सब जो बाकी है वो देख लेंगे। तो आज के इसके लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।